हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली जी20 का जो समिट दिल्ली में हुआ है, हम उससे रिलेटेड जो हाइलाइट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो पहली चीज जाननी है दैट इज अबाउट दिस भारत मंडपम। ये जो है इसका इंस्पिरेशन जो लिया गया है वो अनुभव, इट्स अनुभव मंटप। एक्चुअली कर्नाटका में अराउंड इन द 12th सेंचुरी there was a person जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से, एंड हिज नेम वाज बसवा और बसवेश्वर, भगवान बसवेश्वर भी कहा जाता है। एंड ये एक्चुअली जो अनुभव मंडप था इसको एक गैदरिंग की तरह यूज कर सकते थे, जहां मैन और वुमेन अलग अलग सोसाइटी आते थे और वो अपनी इकोनॉमिक, सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ डिस्कस करते थे इस एरिया में। तो वहीं से इसका इंस्पिरेशन लिया गया है, दैट इज द भारत मंडप। एंड द नेक्स्ट थिंग विच यू विल हैव टू रीड अबाउट इज कि नटराज की मूर्ति में ये क्या क्या सिंबल्स होते हैं। दैट स्नेक क्या दिखाता है, स्नेक एक्चुअली शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाता है। देन हियर this is the Maya and all, and here are the fires and altars. This is the fire of creation and destruction. So these are the things which you can go through. Now we'll start. Why news? So 18th G20 summit हुआ था न्यू दिल्ली में, एंड ये सितंबर 9 to 10 हुआ था रिसेंटली। और भारत ने पहली बार G20 लीडर समिट होस्ट किया है। सो जो थीम है समिट का वो वसुधैव कुटुंबकम है। वी ऑल नो अबाउट दिस। नाउ मेजर आउटकम्स क्या है? तो जो पहला मेजर आउटकम है वो जो डिसीजन हुआ ओपनिंग सेशन में वो था अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबरशिप ग्रांट करना G20 की। इससे अफ्रीकन इंटरेस्ट जो हैं वो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे शोकेस होकर आएंगे। सो ये इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है। सो इंक्लूसिविटी की तरफ इंडिया का कमिटमेंट ये दिखाता है। देन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया और G20 नेशंस को अर्ज किया कि वो एक्चुअली इनिशिएटिव को ज्वाइन करें और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल के साथ उसको लगभग 20% तक वो लेके जाने की कोशिश करें। सो ये जो भारत की ऑलरेडी बायोफ्यूल्स के प्रोग्राम है, जैसे पीएम जीवन योजना है, स्टार्ट है, देन गोवर्धन स्कीम है, सो ये इन स्कीम्स को बेनिफिट करेगा क्योंकि हम इनके थ्रू वर्क कर सकते हैं। अगर अब हम बात करेंगे तो जो अलायंस है इसमें जो 9 मेंबर्स थे, इनिशिएटिंग मेंबर्स, उसमें आता है इंडिया, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो ये जो दिस जो बायोफ्यूल अलायंस है ये मेजर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स है बायोफ्यूल के। यूएसए लगभग 52%, ब्राजील 30%, इंडिया 3%। सो लगभग प्रोडक्शन में 85% टोटल शेयर आता है एंड अबाउट 81% जो कंजम्पशन है एथेनॉल का वो इन्हीं कंट्रीज से है। नाउ बायलैटरल डिस्कशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बायलैटरल डिस्कशंस हुए, जिसमें इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक के बीच में। डिप्लोमेटिक टाइज वापस से सही गए, इन पे रीइंफोर्स किया गया। नाउ G20 लीडर्स का जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इसके बारे में हम थोड़ा लास्ट में डिटेल में देख लेंगे। सो ये भी एक कलेक्टिव एग्रीमेंट और कमिटमेंट दिखाता है। नाउ इंडिया एक इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये बहुत बड़ा इंडिया को यूरोप और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता हुआ एक बहुत मासिव रेल और शिपिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेगा उन रीजन्स की जिनके थ्रू ये पास करेगा। अब ये ब्रॉडर इनिशिएटिव है पार्टनरशिप ऑफ फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। ये जो इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था ये जून 2021 में जो G7 समिट हुआ था यूके में, वहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स है, इसका जो एम है वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज में उनको फाइनेंस करना है, कॉम्बिनेशन हो जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वेस्टमेंट्स हो। सो दिस इज इट, दिस इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड it will connect this whole Saudi Arabia and these countries, Israel and all. Then it will go through the Mediterranean Sea to the Turkey and Italy and all. So these are the countries जो इसमें included, which is India, UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, Italy, France and the Germany here at the last. So this is it. Now सक्सेसफुल नेगोशिएशंस एंड यूनिटी देखी गई, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए इंडिया के थ्रू एंड बहुत की कंट्रीज ने सपोर्ट किया, जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। जो एक बेसिकली जो इंडिया का जो डिवीजन है या कुछ कंट्रीज का डिवीजन है जो यूक्रेन वॉर को लेकर के, सो उसके स्टैंड भले वो वैसा हो, स्टिल ऐसे डिक्लेरेशन लिए गए हैं विद जॉइंट एफर्ट्स। सो G20 का कमिटमेंट भी है वर्ल्ड ट्रेड रिफॉर्म्स की ओर। सो G20 लीडर्स ने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है
So they will reform it by 2024. Then इंडिया बांग्लादेश ने 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए इस बायलैटरल मीट के बाद. जो पहला था उसमें कॉपरेशन था डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म्स में, जिसमें एक साइनिंग हुई है नेशनल पेमेंट्स कॉपरेशन सिस्टम और बांग्लादेश बैंक के बीच में. जो सेकेंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन रिन्यूअल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन बोथ द कंट्रीज अप टू 2023 एंड 25. जो थर्ड साइन हुआ है उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बीच में साइन हुआ है एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए. देन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक ट्रिपल करने का एक कमिटमेंट है. G20 कंट्रीज ने एक साथ काम करने का काम किया है, प्रॉमिस किया है कि ये जो ग्लोबल की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसको लगभग 3 गुना बढ़ा देंगे अप टू 2030. सो दिस इज अ नोटेबल पॉइंट. अगर ये मीट होता है तो ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो एमिशन होता है उसको लगभग 7 बिलियन टन हम कम कर पाएंगे बिटवीन नाउ एंड 2030. सो ये असेसमेंट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का. ये जो अलायंस है ये एक्चुअली ग्लोबल एफर्ट्स को प्रमोट करता है ताकि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें टेम्परेचर को लिमिट किया जा सके. सो ये फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स की तरफ एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखाएगा. देन जो 2023 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है ये बेसिकली प्रीवियस G20 डिक्लेरेशंस पर बिल्ट है. एग्जाम्पल 2015 का जो टर्की डिक्लेरेशन था जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली टेररिज्म को डिनाउंस करता है. सो अनलाइक 2022 में जो G20 बाली लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ था जिसका प्राइमरी फोकस था जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है एंड मोरओवर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना. जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है इसमें और भी वाइडर रेंज के कंसर्न्स हैं. द कंसर्न्स कैन बी, इसमें अलग अलग चीजों पे बात हुई. यूक्रेन वॉर में ये है कि सारे स्टेट्स को एक कंसिस्टेंट और पर्पसफुल मैनर में एक साथ वर्क करना चाहिए ऑफ UN कार्टर, राइट, इसको फॉलो करते हुए. मोरओवर अगर वो किसी फोर्स का यूज कर रहे हैं तो उनको किसी भी टेरिटोरियल इंटीग्रेशन के लिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स. एंड इसमें न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनका यूज और उनका थ्रेट वगैरह भी बताया गया. तो दे आर इनएडमिसिबल इन दीज वॉर्स. पीसफुल रिजोल्यूशन हो कॉन्फ्लिक्ट्स का एंड देयर वेर डिफरेंट व्यूज एंड असेसमेंट्स ऑफ द सिचुएशन. सो पीएम मोदी ने भी कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ द वॉर. अब ग्रेन एंड फूड एनर्जी सिक्योरिटी पर भी ये क्योंकि ब्रॉडर कंसर्न था इसमें रशिया यूक्रेन पे बात की गई, इमीडिएट डिलीवरीज की बात की गई, जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड ऑल. देन मोरओवर इसमें फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को एम्फेसाइज करना. सो दीज आर द थिंग्स which were talked about. Then there were potential for high levels of volatility in the food and energy markets also remain. So these were basically one of the major concerns. इसमें आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई थी. रशिया यूक्रेन वॉर एंड फूड एनर्जी सिक्योरिटी पे भी ग्लोबल. सो दिस वाज अबाउट दैट डिक्लेरेशन. So these were the major highlights of this. Now we have a prelims practice question. So which of the following statements is not correct regarding the G20? Now the G20 summits are attended by the finance ministers and central bank governors of the member countries only. India never hosted any G20 summit. Its main aim is to eliminate poverty from the world. Its meetings are held annually. So this was about the question. You can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So India's G20 presidency will be a watershed movement in her history as it seeks to manifest the true spirit of one earth, one family and one future. Comment. So this was all about today's video and session. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.